नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 7 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। अहले सुबह और देर शाम ठंड का अनुभव होने लगा है। वहीं झारखंड के तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। झारखंड की राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान में 5 तो न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। खबरों को माने तो तापमान में यह गिरावट अगले महीने तक और हो जाएगी। अभी गुलाबी ठंड कनकनी में बदलने वाली है। मौसम के बदलते मिजाज का असर ऐसा हुआ है कि राजधानी रांची के मौसम में काफ़ी गिरावट आई है। यह गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही देखने को मिला है। मौसम विभाग के ठंड को लेकर जारी पूर्वानुमान की माने तो नवंबर महीने में ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। साथ ही झारखंड में कनकनी उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवाओं की वजह से बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में न्यूनतम तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री तक सामान्य से नीचे चल रहा है। झारखंड में है 9,40,000 भावी मतदाता। झारखंड के विद्यालयों में कक्षा 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी उम्र 17 वर्ष से 18 वर्ष के बीच हैं, उन्हें भावी मतदाता के रूप में चिन्हित कर अग्रिम प्रीफिल्ड फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। खबरों को माने तो ई विद्या वाहिनी पोर्टल की मदद से निकाले गए इस प्रकार के आंकड़ों से 9.4 लाख भावी मतदाताओं को चिन्हित कर उनके जिलावार आंकड़े जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के पास भेजे गए हैं। यदि यह मॉडल सफल रहा तो लाखों नए मतदाता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि अभी झारखंड में केवल झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबद्ध छात्रों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही इस अभियान में सीबीएसई और आईसीएसई समेत अन्य शैक्षणिक बोर्ड के छात्रों को भी जोड़ा जाना है। मांगे पूरी नहीं होने पर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे झारखंड के मनरेगा कर्मी। झारखंड के 5,600 मनरेगा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सेवा नियमितीकरण सहित उनकी 10 सूत्री मांगों को लेकर वे लगातार आंदोलनरत हैं। अपने आंदोलन के अगले चरण में 30 अक्टूबर को राज्य भर के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। अक्टूबर 2023 को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के एचईसी स्थित सरकारी आवास के घेराव के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजदूरों ने जाने का निर्णय लिया है। झारखंड में वर्तमान में 4,500 रोजगार सेवक हैं और अन्य कर्मियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 5,600 है। झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। खबरों को माने तो 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। खबरों को माने तो दुमका के उपायुक्त आंजनेलू दोड्डे ने शनिवार को उस जगह का दौरा किया जहां उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने हेलीपैड, पार्किंग क्षेत्र और लोगों के बैठने संबंधी इंतजामों का निरीक्षण भी किया। पुल के अलावा सोरेन कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया झारखंड के आदिवासी योद्धाओं का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड एपिसोड झारखंड और आदिवासी योद्धाओं के नाम रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झारखंड के सपूत भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी ने की। बता दें कि आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। यह विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है।
रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कही। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड झारखंड और यहाँ के आदिवासी विभूतियों के नाम रहा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माझी और सिद्धो कान्हू को याद किया। मन की बात में पीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा हम सबसे हृदय में, जहां हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपना संकल्प शक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनकी जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की संकल्पना की जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। गूगल मैप में भी देश का नाम अब भारत तिरंगे के साथ दिखेगा पूरा नक्शा। गूगल मैप्स के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में गूगल भारत के लिए रिजल्ट शो कर रहा है। इसके अलावा भारत का झंडा भी दिखाई देगा। देश की पहचान भारत से हो न कि इंडिया से, इसका असर गूगल पर भी नज़र आने लगा है। दरअसल गूगल मैप दक्षिण एशिया में भारत को एक देश के रूप में दिखाने लगा है। जैसे ही आप गूगल मैप के सर्च बार में भारत खोजेंगे तो गूगल इंडिया और भारत दोनों को अब दक्षिण एशिया में देश के रूप में दिखाने लगा है। इसके साथ ही आपको भारत का राष्ट्रीय झंडा भी दिखाई देगा। ऐसे में अब भारत को सर्च करना बेहद आसान हो गया है। गूगल मैप्स के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में गूगल भारत के लिए रिजल्ट शो कर रहा है। ऐसे समय में जब केंद्र की मोदी सरकार आधिकारिक तौर पर धीरे धीरे इंडिया के बजाय भारत का उपयोग कर रही है, तो गूगल ने भी अपने सर्च इंजन में यह परिवर्तन किया है ताकि भारत सर्च करने पर गूगल से सही रिजल्ट मिल सके। मीडिया की खबरों को माने तो यह परिवर्तन केवल गूगल मैप में ही नहीं बल्कि गूगल ट्रांसलेटर, न्यूज जैसे अन्य उत्पादों में भी यूजर्स को समान परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत और इंडिया दोनों का उपयोग करने का विकल्प दिया गया है। इंडियन ऑयल में नौकरियों की भरमार, 10वीं और आईटीआई के लिए निकली भर्ती। इंडियन ऑयल में कई पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं, जिनके लिए 10वीं पास से लेकर आईटीआई और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वालों से आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में अगर आप भी सरकारी कंपनी में नौकरी की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। बता दें कि पदों के लिए, जी हाँ, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। दरअसल इंडियन ऑयल ने नोटिफिकेशन जारी कर टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस की भर्तियां निकाली हैं, जिसके तहत कुल 1720 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इनमें अटेंडेंट ऑपरेटर के 421, डिसिप्लिन, जी हाँ डिसिप्लिन केमिकल के 345, डिसिप्लिन मैकेनिकल के 189, बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल के 59 समेत अन्य पद शामिल हैं। इंडियन ऑयल टेक्नीशियन एवं ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। बता दें कि भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा, जिससे संबंधित डिटेल आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। सरकार के टमाटर वाले प्लान से सस्ते बिकेगी प्याज, जल्द घटेंगे दाम। प्याज की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी के आंसू निकाल रखे हैं। हर रोज प्याज की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो हर दिन प्याज की कीमत में लगभग 20 रुपये तक बढ़ रही हैं, जिससे मंडी विक्रेताओं को आशंका है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतें 100 रुपये के आंकड़े को भी पार कर जाएंगी। लेकिन इसी बीच आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार प्याज का भी टमाटर वाला फॉर्मूला लगाने की सोच रही है। कुछ महीने पहले ही टमाटर के दाम अचानक रफ्तार पकड़ते हुए आसमान पर पहुंच गए थे और लोगों की रसोई का बजट इसने बिगाड़ दिया था। उस समय सरकार ने टमाटर की कीमतों पर काबू पाने के लिए इनको कम कीमत पर बेचने का निर्णय लिया था। अब ऐसा ही कुछ सरकार प्याज के साथ भी करने वाली है। जिस तरह से टमाटर की कीमतों में
उछाल के समय सरकार ने दूसरे राज्यों से टमाटर को मंगाकर इसे सस्ते में बेचा था, ठीक उसी तरह का प्लान अब प्याज की कीमतों पर भी लगाम लगाने के लिए भी किया जाएगा। सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले DGFT मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज मंगाना शुरू किया है। राज्यों के पास बिजली उत्पादन पर नहीं है टैक्स लगाने का अधिकार, केंद्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर। केंद्र सरकार ने राज्यों से किसी भी स्रोत से बिजली उत्पादन पर टैक्स ड्यूटी नहीं लगाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के पास कोयला, पानी, पवन या सौर से पैदा होने वाली बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई भी टैक्स या शुल्क गैर कानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 25 अक्टूबर को एक सर्कुलर में कहा कि केंद्र के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों ने डेवलपमेंट फ्री चार्ज फंड की आड़ में पावर जनरेशन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। सर्कुलर में कहा गया है कि पावर जनरेशन पर किसी भी तरह के टैक्स ड्यूटी के रूप में इस तरह का अतिरिक्त शुल्क अवैध और असंवैधानिक है। संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि टैक्स ड्यूटी लगाने की शक्तियां विशेष रूप से 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं। मंत्रालय ने कहा 7वीं अनुसूची की सूची 2 प्रविष्टियां 45 से 63 में राज्यों द्वारा शुल्क लगाने की शक्तियों को बताया गया है। कोई भी कर शुल्क जिसका इस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, राज्य सरकारों द्वारा कोई भी आड़ लेकर नहीं लगाया जा सकता है। इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। एक साल में भारत के लगभग हर शहर में पहुंचा 5G। भारत में 5G रोल आउट को लगभग 1 साल बीत गए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G रोल आउट की रोल आउट उद्घाटन किया था। उद्घाटन के ठीक बाद एयरटेल और जियो ने अपनी 5G सेवाओं की घोषणा की। एक साल में आप अधिकांश भारतीय शहरों में अपने फ़ोन पर 5G मार्क देख सकते हैं, लेकिन क्या आप 5G का उपयोग और अनुभव उस तरह से कर सकते हैं जैसा कि वादा किया गया है? लेकिन नहीं, अब तक भारत में 5G रोल आउट यूजर्स के लिए एक आपदा रहा है। पीएम मोदी ने 27 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि भारत ने पिछले साल 5G रोल आउट से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि 5G की सफलता के बाद भारत रुका नहीं और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर काम किया है। उन्होंने बताया कि भारत ने 4 लाख 5G बेस स्टेशन डेवलप किए हैं, जो 97% से अधिक शहरों और 80% आबादी को कवर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड 1 साल के भीतर 3 गुना बढ़ गई हैं और ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत न केवल अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, बल्कि 6G टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी बन रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी की लिस्ट हुई जारी। भारत सरकार ने 2018 दिसंबर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम में हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। यह रकम 3 किस्तों में मिलती है। इस वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वीं किस्त जारी की थी। अब पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने इस स्कीम का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना से जुड़े किसी समस्या के लिए लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस चेक करने के लिए 155261 पर कॉल भी कर सकते हैं। भारत में सबसे सस्ती होगी टेलीकॉम सर्विस। सरकार चाहती है कि भारत में टेलीकॉम सर्विसेज पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बनी रहे। यह बात केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां पिछले साल शुरू हुई 5G सेवा को मोनेटाइज करने में सक्षम नहीं बन पाई है। वैष्णव ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार की ओर से हम पूरी तरह स्पष्ट हैं। हम चाहेंगे कि देश में टेलीकॉम सर्विस पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बनी रहे। आज सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का टेलीकॉम सेक्टर सबसे
किफ़ायती है। एनालिटिक्स, जी हाँ, एनालिस्ट्स के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G नेटवर्क को बनाने में किए जा रहे निवेश को निकालने के लिए अगले 3 साल में प्रति ग्राहक औसत कमाई को 270 से 300 रुपये करने की ज़रूरत होगी।